Dear students, today we will discuss about expressing concentration of solutions. सॉल्यूशन के concentration को हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे, उसके लिए हमारे पास बहुत सारे रास्ते हैं. क्लियर? नंबर 1, मास परसेंटेज. मास परसेंटेज आते हैं. मास परसेंट ऑफ ए कंपोनेंट in a solution. Mass percent of a component in a solution is the mass of that component present in 100 grams of the solution. एक एग्जाम्पल लेते हैं. 10% ग्लूकोज इन वाटर, और इसको वेट अपॉन वेट बोलेंगे. मीन्स 10% ग्लूकोज इन वाटर. इसका क्या मीनिंग है, इसको समझे. दैट 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन. दैट इज क्लियर. मीन्स दैट 10 grams of glucose is present in 100 gram of solution. तो फॉर्मूला क्या बनेगा इसका. मास परसेंट ऑफ ए कंपोनेंट इक्वल टू mass of the component upon mass of the solution. Mass of the solution into 100%. ये इसका परसेंट है. Now second, वॉल्यूम परसेंटेज. इसको वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम बोलेंगे, और ये मास परसेंट वेट अपॉन वेट. वॉल्यूम परसेंट ऑफ ए कंपोनेंट इन ए सोल्यूशन इज द वॉल्यूम ऑफ दैट कंपोनेंट प्रेजेंट इन द 100 ml ऑफ द सोल्यूशन. इसको भी एक एग्जांपल लेके स्टार्ट करेंगे. 10% एथेनॉल in water, volume upon volume, means that 10 ml of ethanol is present in 100 ml of solution. Now it is clear. 10% ethanol in water means that 10 ml of ethanol is present in 100 ml of solution. Clear हो? Then formula क्या होगा. Volume percentage of a component is equal to volume of the component upon volume of the solution into 100%. That is clear. Volume percentage. Now third one, mass by volume percentage. इसे बोलेंगे वेट अपॉन वॉल्यूम. It is the mass of the component
present in 100 ml of the solution. Example: 10% ethanol in water, weight upon volume, means that 10 gram of ethanol is present in 100 ml, weight upon volume. 10 gram of ethanol is present in 100 ml of solution. That 10 grams of ethanol is present in 100 ml of solution. Now formula: mass oblique volume परसेंटेज, इसको वेट अपॉन वॉल्यूम बोलेंगे, इक्वल टू मास ऑफ द सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इंटू 100%. ये हुआ है. नाउ नेक्स्ट, पार्ट्स पर मिलियन ppm. ये कंसंट्रेशन हम ppm में लिखते हैं. इसको कैसे डिफाइन करना है? द कंसंट्रेशन ऑफ वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन is expressed in terms of parts of the solute present in million parts of the solution. Then formula: parts per million is equal to number of parts of the component upon total number of parts in the solution. कितने में? मिलियन में. और मिलियन को कहते हैं 10⁶. इट इज क्लियर? ये हो गया पार्ट्स पर मिलियन. नेक्स्ट, है मोल फ्रैक्शन. मोल फ्रैक्शन को नोट करेंगे x. द मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी कंपोनेंट. सॉल्यूशन में दो ही कंपोनेंट होंगे, एक सॉल्यूट होगा, एक सॉल्वेंट होगा. तो द मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन इज द रेशियो ऑफ, क्या है? एक रेशियो है मोल फ्रैक्शन ऑफ number of moles of that component to the total number of mass of all the component. क्लियर हो गया? इट हैज नो यूनिट. इसकी कोई यूनिट नहीं है. देन हम इसका फार्मूला दे सकते हैं: मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कंपोनेंट. अब वो कंपोनेंट यहाँ सॉल्यूट होगा तो यहाँ सॉल्यूट डिनोट करेंगे, सॉल्वेंट होगा तो यहाँ सॉल्वेंट डिनोट करेंगे. इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कंपोनेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स. क्लियर हो? अब हम इसी में देखते हैं. इफ Na is the number of moles of solvent. क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट.
and NB is the number of moles of solute. Then XA. What is XA? Mole fraction of solvent. Mole fraction of solvent is equal to Na upon Na plus Nb. अभी हमें बताया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कंपोनेंट, और कंपोनेंट हमारा सॉल्वेंट है, उसके मोल हो गए, और प्लस टोटल अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट। तो कंपोनेंट दो ही है आपके पास, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो नाउ इट इज क्लियर। देन ये क्या है, एक्स बी बोल रहे थे, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू number of moles of solute upon total number of moles of all component Na plus N। क्लियर हुआ। नोट, इसमें एक नोट याद रखना है आपको, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू 1। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। Number 6, molarity। The molarity of a solution is the number of moles of the solute, number of moles of the solute present per liter of the solution, present per liter of the solution. It is represented by the symbol M, and its unit is mole per liter or molar। That is clear। तो मोलारिटी इसका फार्मूला बनाते हैं, मोलारिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और इसको लीटर में लेते हैं। और हम इसको दूसरा फार्मूला देखें, मोलारिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम of solution, ml, ml और cubic centimeter cc into 100 नहीं 1000। तो हम इसको डिनोट कैसे कर सकते हैं, m इक्वल टू नंबर ऑफ सॉल्यूट यानी मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम इंटू 1000। और मोल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वेट अपॉन मॉलिकुलर मास। क्लियर हुआ। ये एक सिंपल रिलेशन यहाँ पर हमने तैयार किया। क्लियर हुआ। तो ये क्या है, हमें यहाँ से जो निकाल सकते हैं वी क्या है, वॉल्यूम ऑफ एनी सॉल्यूशन ऑफ मोलारिटी m इज डाइल्यूटेड टू वॉल्यूम। अगर हम इसको V1 V2 से कर सकते हैं, जैसे हम ये कह सकते हैं, पहले एक रिलेशन बना लें, M1 V1 इक्वल टू M2, एक ये रिलेशन हुई थी। अब यहाँ बताते हैं, व्हेन V1 वॉल्यूम ऑफ एनी सॉल्यूशन ऑफ मोलारिटी M1 इज डाइल्यूटेड टू वॉल्यूम V2, then molarity M2 of resulting solution can be calculated from this equation। नंबर ये जो चीज हमने बोली है यहाँ पर, नंबर ऑफ वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट रिमेन सेम होने चाहिए। ठीक है। when two solution with different concentration are mixed, when two solution
with different concentration are mixed, then the molarity of resulting solution can be calculated using M1V1 plus M2V2 is equal to M3 और देन V1 प्लस V2 एक ये इक्वेशन यहाँ पर तैयार करती है। यहाँ पर डिफरेंट कंसंट्रेशन। नंबर 7 मोलालिटी। मोलालिटी यहाँ पर मोलारिटी तो यहाँ मोलालिटी बहुत छोटा सा डिफरेंस है, ये ध्यान रखना है। यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट प्रेजेंट पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, और यहाँ पर होंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट डिजॉल्व इन per kg of solvent. Dissolve in per kg of solvent. Its unit is mole per kilogram or molar. Then formula molality. Molality is equal to number of moles of solute upon weight of solvent kg। देन इसको दूसरे तरीके से मोलालिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन weight of solvent in grams into 1000। अब हम इसको अगर हम रिप्रेजेंट करें स्मॉल एम से तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट क्लियर हुआ अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इंटू 1000 क्लियर हुआ। अब नंबर ऑफ सॉल्यूट को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और मोल ऑफ सॉल्यूट को तो इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 और नीचे यहाँ पर वेट ऑफ सॉल्वेंट। नाउ इसलिए ये एक यहाँ पर रिलेशन बनी। नेक्स्ट स्ट्रेंथ पे आते हैं। strength। The strength of a solution is the amount of the solute in grams present per liter of the solution. What is this strength? The strength of a solution is the amount of the solute in grams present per liter of the solution. Its unit is gram per liter। यानी स्ट्रेंथ, और इसको डिनोट करेंगे एफ, क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूट, इसे बोलेंगे जी, एक ग्राम में है, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट है, ये लीटर। नोटिस क्लियर। कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशन देखते हैं। सम इंपॉर्टेंट रिलेशंस। हमें मोलरिटी एंड मोलैरिटी, नंबर 1 है रिलेशनशिप between molality and molarity।
यहाँ पर फार्मूला आएगा m इक्वल टू 1000 इंटू मोलरिटी अपॉन 1000 इंटू डेंसिटी माइनस मोलरिटी इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। क्लियर हो? ये है एक रिलेशन, और इस रिलेशन में क्या क्या है, वेयर m मोलारिटी, कैपिटल M मोलारिटी, d डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, when mb is molar mass of the solute. That is clear. सेकेंड रिलेशन पे आते हैं ना, रिलेशनशिप बिटवीन मोलारिटी एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। हमें इस रिलेशनशिप को देखना है और ये इंपॉर्टेंट है। मोलारिटी इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इनटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, और मोलारिटी इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 अपॉन 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इनटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। क्लियर हो गया? वेयर m इक्वल टू मोलारिटी, xa इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट, xb इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट, ma इक्वल टू मोलर मास ऑफ द सॉल्वेंट। That is clear? Then effect of temperature. टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा? अभी जो हमने यहाँ पर इतने सारे कंसंट्रेशन के वो लिए थे फॉर्मूल, मास परसेंट, मोल फ्रैक्शन and molality do not change with temperature. क्लियर हुआ? बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मास परसेंट, मोल फ्रैक्शन एंड मोलारिटी do not change with temperature, whereas molarity changes with temperature because volume of solution changes with temperature. Now it is clear. Thus, molarity is considered better for expressing concentration as compared to molarity. हम मोलारिटी को क्यों इतना कंसंट्रेशन एक्सप्रेस करने के लिए बेटर मानते हैं? क्योंकि इसका स्ट्रेंथ या इसकी कंसंट्रेशन चेंज नहीं होती है टेम्परेचर के साथ, जबकि मोलारिटी की कंसंट्रेशन या स्ट्रेंथ चेंज हो जाती है टेम्परेचर के साथ। दैट इज क्लियर। नाउ वी डिस्कस टॉपिक, डिफरेंट टॉपिक आ गया है, स्टाइकियोमेट्री। Stoichiometry. Stoichiometry means the measure and element when a balanced chemical reaction is written. It gives quantitative relationship between various reactants and products in terms of mass, moles, molecules and volumes. एक एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पर रिएक्शन का। CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट प्लस
2HCl इक्वल टू CaCl2 प्लस CO2 प्लस H2O। यहाँ पर हम इसको मोल में देखेंगे, 1 मोल, देन 2 मोल, 1 मोल, 1 मोल, 1 मोल। और ग्राम्स में देखेंगे तो इसका मॉलिक्यूलर मास ग्राम निकालेंगे, 100 ग्राम 2 into 36.5 equal to 73 grams, 111 grams, 44 grams and 18 grams। ये जो यहाँ पर CO2 है, अगर हम उसका वॉल्यूम देखते हैं एनटीपी पर, तो ये हो जाएगा 22.4 लीटर एट एनटीपी। अब यहाँ पर हम एक पॉइंट देखते हैं। The coefficients of a balanced chemical equation are called stoichiometric coefficient. The quantitative information conveyed by the balanced chemical equation helps in the number of calculations during the course of the reaction. Some reactants are totally consumed while some are left behind. The reactants which is totally consumed is called, ऐसा रिएक्टेंट जो टोटली कंज्यूम हो गया, जो कम मात्रा में लिया गया था, ठीक है, which the reactant which is totally consumed is called limiting reagent and the reaction stops when it is consumed। जैसे ही वो लिमिटिंग रिएक्टेंट्स कंज्यूम हो जाएगा, रिएक्शन उसी जगह स्टॉप हो जाएगी। द रिएक्टेंट विच इज नॉट कंज्यूम्ड कम्प्लीटली, यानी ऐसा रिएक्टेंट जो ज़्यादा मात्रा में लिया गया है, जो कम पूरी तरीके से कंज्यूम नहीं हो पाया है। द रिएक्टेंट विच इज नॉट कंज्यूम्ड कम्प्लीटली इन द रिएक्शन इज कॉल्ड एक्सेस रिएक्टेंट एंड द एक्सेस ऑफ दिस रिएक्टेंट इज लेफ्ट अनरिएक्टेड, यानी वो जो बचा हुआ है वो अनरिएक्टेड बच जाएगा। The concept of limiting reactant या limiting reagent is applicable to reactions involving more than one type of reactant. The concept of limiting reagent is applicable to reactions involving more than one type of reactants। यहाँ पर हम लिमिटिंग रिएजेंट को एक बार और से डिस्क्राइब कर दें तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाए आपको। लिमिटिंग रिएजेंट एक अलग से शॉर्ट नोट में भी आ जाता है। Many a time the reactions are carried out when the reactants are not present in the amount as required by a balanced chemical reaction। In such situation, यानी ऐसी सिचुएशन में वन रिएक्टेंट इज इन एक्सेस ओवर द अदर। द रिएक्टेंट विच इज प्रेजेंट इन द लेसर अमाउंट गेट्स कंज्यूम्ड आफ्टर सम टाइम एंड आफ्टर दैट नो फर्दर रिएक्शन टेक्स प्लेस। Whatever be the amount of the other reactant is clear हुआ। Hence, the reactants which gets consumed limits the amounts of product formed and is therefore called the limiting reagent। That is clear? तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक में हम आपको इस चैप्टर से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करवाएंगे। थैंक यू।